बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को और ऑल ऑप्शन की बटन को भी प्रेस करना मत भूला करें। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने एक्सरसाइज करनी होती है तो आपके पास बुक सामने हो। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। नंबर 1, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर तैयार किया जाता है? तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उन कंपाउंड को बेटा तैयार किया जाए जिनको हमने सेल करना हो कमर्शियल लेवल पर। तो इसका आंसर होगा सी, पहले का सी। But which one of the following compounds can be separated by physical means? बेटा फिजिकल मीन्स के ज़रिए हम उन सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं जो मिक्सचर हों। तो इसका आंसर होगा ए, मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 3 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन। समंदर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो टेबल से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ऑक्सीजन। तीसरे का ए। फिर चौथा पॉइंट है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। ज़मीन के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सा एलिमेंट होता है? तो ये भी ऑक्सीजन ही है, ए। मज़ीद इसको कंफर्म करने के लिए आप पीछे जो टेबल दी गई ना उससे इसको कंफर्म कर सकते हैं। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एटमॉस्फेयर इज। तो इसको चेक करने के लिए द टेबल से सहारा लें। अर्थ क्रस्ट में सबसे तीसरे नंबर पे कौन सी गैस पाई जाती है? पेज नंबर बेटा निकालें 5। पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। तो ये गैस नहीं है इसलिए इसको छोड़ दें। दूसरे कॉलम पे आ जाएं, ऑक्सीजन ओशन में आइए। तो इसने किस में पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो ये ऑक्सीजन चौथे का। पांचवें का थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, गैस पूछी उसने। तीसरे नंबर पे जो गैस है वो आर्गॉन है। तो इसका आंसर होगा डी, पांचवें का डी। छठे का 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू। बेटा इसका जवाब आपको मिल रहा है पेज नंबर 11 पे ब्रैकेट में लिखा है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। तो ये MCQs पे हमने ऐसे निशाने लगा लेने, अगर कोई पूछे तो उसको हम बता भी सकेंगे ये इसका जवाब ये लिखा हुआ है या इसका जवाब ऐसे आ सकता है। तो इसका जवाब है जी छठे का बी। 7 देखें जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक। तो मैंने आपको लेसन बताया था मोनोटॉमिक जिसमें एक एटम हो, डाई 2 एटम, ट्राई 3 एटम। अब ये जो क्वेश्चन से पूछा कौन सा ट्राई एटॉमिक नहीं है, तो पहले देखें कौन सा डाई एटॉमिक है। O3 ट्राई एटॉमिक है, CH2O ये भी ट्राई एटॉमिक है, CO2 ये भी ट्राई एटॉमिक है। तो उसने जो पूछा जो वो है जो ट्राई एटॉमिक नहीं है, तो वो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है ना। फिर 8वां क्वेश्चन है बेटा जी मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम बी। द मोलर मैस ऑफ H2SO4 98 ग्राम। कैसे आता है ये आपको आना चाहिए, 98 ग्राम ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर मैस ऑफ O2 इन AMU। AMU में
इसमें बेटे तो देखेंगे 32 ग्राम होता है इसका। O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, ग्रामों में 32 होते हैं। हमने देख रहे हैं कि AMU में कितने हैं। इसके लिए फिर हम वापस चलते हैं पेज नंबर 11 पे। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो 32 को 32 ग्राम है, इसको 1.66 -24 10⁻⁻24 भी डिवाइड करेंगे। तो इसको हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो तकरीबन 53.12 मल्टीप्लाई 10⁻24 इसके ऊपर जाके 20 प्लस हो जाएगा जी। इसको डिवाइड कर लें तो इसका बेटा ऑप्शन है बी। बी। इसके बाद 11, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का मैंने फार्मूला कल आपको बताया था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मैस है 8 और मोलर मैस है 44 CO2 का। तो इसको बेटा आप सॉल्व करके देख रहे हैं 0.118 बी। इसके बाद 12 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ आयंस। इसमें आयन किस में सेम होंगे, तो ये है इसका ऑप्शन ए। फिर 13 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम मैस। मैस किसका सेम होगा, ए। अब ये देख लें कैसे सेम होगा। ये हल करने वाले होते हैं, ये रफ कॉपी पे रफ साइड पे फ़ौरन हल करके इसका आंसर निकालते हैं। उसके बाद बेशक आपने इसको टिक ही करना होता है, लेकिन आपको बेटा पता होना चाहिए कि इसका आंसर आया कैसे है। 13 को पहले देखते हैं। 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ CO2। O2 और CO इसके 1 मोल में 32 ग्राम है, इसके 1 मोल में 12 प्लस 32 44 हो गए। इसके बाद पहले में देखें 1 मोल ऑफ CO 12 प्लस 16 28 और उसके बाद N2 14 प्लस 14 28। तो बेटा इसकी ऑप्शन जो है ना वो पहली ठीक होगी, ए। 13 की पहली ऑप्शन ये हल करके आपने निकालनी होती है। ये 12 में 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2। इसका भी ए है 12वें का, इसको भी आपने हल करके निकालना है। 1 मोल ऑफ NaCl। अब देखें NaCl का मॉलिक्यूलर मास है 58.5 और MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालें। Mg का 24 और इसका 71। इसको हल करके देखें 595 आ जाएगा। 95 को 1 मोल एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करें और उसको 58.5 को एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करें तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों का एक एक मोल है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर किसी भी चीज़ का एक मोल इक्वल ही होता है। तो इसका ऑप्शन है ए। इनको आप बेटा कंफर्म करके दोबारा देख लें। अगर किसी में कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बता देना कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है, हल करके बताना है। ऐसे नहीं कहना कि मेरे दोस्त ने या टीचर ने हमें ये निशान लगवाया था तो आपने ये बता दी है। उसको आपने हल करके चेक करके फिर मुझे बताना है। इसके बाद हम देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1।
डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये डेफिनेशन आपने याद की होगी और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन MCQs 1 में भी नहीं मिल रही है। ऐसी केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें उन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाए जो हम कमर्शियल स्केल पर कारखाने में तैयार करते हैं। इसमें ये नहीं देखते कि वो कंपाउंड है क्या, इसमें हमने सारा प्रोसेस देखना होता है। फॉर एग्जांपल साबन है, साबन कमर्शियल स्केल पर हम तैयार कर रहे हैं, तो साबन कैसे तैयार किया जाता है, इसके तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, इसका मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स हों, उनसे बनाए गए कंपाउंड्स पाए जाएं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कंपाउंड्स पाए जाएं, उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, ये जो सुई गैस हम घरों में जलाते हैं, इथेन C2H6, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद पानी जो है ये इनऑर्गेनिक है, NaCl इनऑर्गेनिक है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होंगे उन्हें ऑर्गेनिक कहेंगे और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, और जो इनके अलावा होंगे उनको इनऑर्गेनिक। और अगर आपसे कोई पूछ ले आपने कभी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल किया है, तो इसका आंसर होगा यस, वाटर, सोडियम क्लोराइड। और अगर ये पूछ लिया जाए कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल किया है, यस, सुई गैस, ग्लूकोज, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बेटा इसमें आपको पहले स्कोप का मीनिंग आना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय स्कोप। स्कोप का मीन है कि हम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे पूछे कि आप साइंस क्यों पढ़ते हैं, मैं उसे कहूँगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये साइंस का स्कोप है। आप कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप फलां काम क्यों कर रहे हैं, इसका मुझे ये फ़ायदा है। तो स्कोप का मतलब है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ लेगा बच्चा वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है, वो लेबॉरेटरी में काम कर सकते हैं, बायोलॉजी के फील्ड में भी और केमिस्ट्री के फील्ड में भी। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम ऐसे रिएक्शन को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसका आंसर अगर आपने बुक से देखना है तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में आ जाएं, पेज नंबर 3, फर्स्ट पैराग्राफ, आखिरी लाइन है इसकी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड, साइंस एंड एग्रीकल्चर। अगर आप बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर लेते हैं ना तो आप इन 3 फील्ड्स में जा सकते हैं। ये इसका स्कोप है। बाद बेटा पेशे ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। मैं किसी बच्चे से पूछूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे पूछते हैं मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तीसरे से मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब आजकल एक चौथा आंसर भी आ गया है, आप क्या बनना चाहते हैं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बेटे इसके अलावा भी बहुत से शोबे ऐसे हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं, और वहाँ भी लोग बच्चे जो हमारे जाते हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल, बहुत कामयाब होते हैं वो। तो स्कोप का मतलब क्लियर हो गया। स्कोप का मतलब है कि हम ये काम करने के बाद क्या फ़ायदा होगा, हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी अर्निंग आएगी। क्वेश्चन 4 है बेटा, हाउ डज होमोजेनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेटेरोजेनियस। अब इसमें आपको, मुझे पता है कि आपको याद होगा ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, बट पेपर में जब ये आता है ना डिफर वाला तो बच्चे इसको लिखते नहीं सही। इसको लिखने का तरीका ये है, क्वेश्चन नंबर 4,
कि इसके आप दो कॉलम बना लें। एक में लिखें होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे में लिखें हेटेरोजेनियस। अब यहां आपने जो जांच किया हुआ है ना, ए मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, वो यहां लिख दें। ए मिक्सचर विच हैज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, वो यहां लिख दें। आंसर वही है, लेकिन लिखने का जो स्टाइल है ना क्वेश्चन के मुताबिक, वो आपने ये लिखना है। फिर एग्जाम्पल एक एक लिख दें, फिर आपको नंबर देने वाले को भी आसानी होगी और मिसिंग के चांसेस भी कम होंगे। बात होता है कि मार्किंग करने के दौरान कुछ सवाल रह जाते हैं। और दूसरा मेथड बेटा ये है इसका कि अगर आपको कॉलम बनाना भूल गए हैं, आपने हेडिंग दे दी है हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस लिखने के बाद कंप्लीट हो गया है। अब आपने होमोजेनियस हेटेरोजेनियस लिखना है, तो यहाँ मोटा सा करके लिख दें वेयर एज, ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वेयर एज जबकि, और यहाँ पे हेटेरोजेनियस शुरू कर दें, यहाँ कॉलम बनाएं और यहाँ फिर इस तरह लिखें। ये कौन सा सवाल है जिसमें डिफरेंस पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? मैंने आपको पिछले लेसन में जब इसकी बारी आई थी तो आपको बताया था कि रिलेटिव का लफ्ज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव का मतलब हम अंदाज़न के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कोई हमारे पास डिवाइस ना हो और हम ये देखें कि ये इसका मैस कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, तो वहाँ पे हम रिलेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो एटॉमिक मैस को मेजर करना इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है ये। उसको रिलेटिव कार्बन के साथ, कार्बन का एटॉमिक मैस हमने 12 फाइंड कर लिया, बाकी एलिमेंट्स को उसके साथ कंपेयर करेंगे कि वो एलिमेंट्स कार्बन 12 से कितने हैवी हैं और कितने लाइट हैं, तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस हो। इसके एग्जांपल मैं यूँ दिया करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कल क्लास में हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा लड़का ज़्यादा लंबा है और कौन सा छोटा है। हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम इसकी हाइट मेजर कर सकें। हम एक लड़का ढूंढते हैं जो सबसे लंबा हो, उसको सामने ला के खड़ा कर दें और बाकी स्टूडेंट को बारी बारी लेके आएँ, और वो उसकी जो कंपैरिजन होगा ना कि ये जो लड़का दूसरा स्टूडेंट है वो पहले से इतना छोटा है, और अगर उससे कोई लंबा आ जाता है वो ले आएँ कि वो स्टूडेंट पहले से इतना लंबा है। इट इज़ द मेथड टू फाइंड रिलेटिव मेजरमेंट। ये रिलेटिव मैस मेजर करने का मेथड है। अब अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम। तो इसका जवाब अभी हमने देखा भी है, हल भी करने में इस्तेमाल किया है। बाद बच्चे जो ना वो जवाब ढूंढे बगैर ही लिख लेते हैं। पेज नंबर 11, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम, ये इसका रिलेशन है। सिर्फ इतना लिखना है आपने। अगर यही क्वेश्चन डेली लाइफ में हम पूछ लें, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ थिंग्स एंड डजन, दर्जन में और नंबर ऑफ थिंग्स में क्या रिलेशन है, तो उसका जवाब देखेंगे 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ थिंग्स। ये रिलेशन आपने याद करना है। नेक्स्ट आता बेटा डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। तो ये भी हमने लेसन के दौरान डिस्कस किया था, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये देखें इधर, ये जिनको मैथ आता है ना वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये मैंने फार्मूला लिखा है बेटा ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला विच टेल्स अस एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ
एटम्स। ये हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मालिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। अब इसको सिंप्लीफाई करें रियाजी में, जिस तरह आप रेशो को काटते हैं 1 2 और 1, इसको काटें ना 1 6 पे काटें, तो ये जो है ना ये 1:2:1, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इट टेल्स अस द सिंपलेस्ट रेशो, इट टेल्स अस द simplest ratio among the atoms present in one molecule। और यहाँ पे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है among, between नहीं किया, ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है। among उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ 2 से ज़्यादा के दरमियान हो, और between जब 2 के दरमियान हो। जब हम H2 ये C6H6 बेंजीन का जिक्र करेंगे तो यहाँ हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बिटवीन, और जब मोर देन 2 होगा तो फिर अमंग हो। ये इंग्लिश में सेंटेंस भी आता है कि इसको सही करके लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, स्टेट सी रीजन वाई डू यू थिंक एयर इज ए मिक्सचर एंड वाटर व्हाट इज ए कंपाउंड। आपको कंपाउंड और मिक्सचर के 5 डिफरेंस मैंने बताए थे, बल्कि 7 थे वहाँ पे। तो इसका जवाब भी आपने वैसे ही लिखना है जिस तरह मैंने आपको बताया। एयर और वाटर। अगर आप बेटा मेरे सामने बैठे होते ना स्टूडेंट, तो उनको ये सवाल बिल्कुल आसानी से समझ आ जाना था। मैं जवाब ढूंढने के लिए कुछ क्वेश्चन किया करता हूँ, एयर और वाटर, H2O, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं। अब आप ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इनके जवाब अपनी कॉपी पे लिखते जाएं। क्या एयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली मिक्स हैं या फिजिकली मिक्स हैं? तो इसका आंसर होगा फिजिकली, सो इट इज़ ए मिक्सचर। अब इधर आ जाएं, वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये केमिकली कंबाइन है या फिजिकली हैं? तो इसका आंसर होगा केमिकली, सो इट इज़ ए कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी पहला डिफरेंस, दी कंपोनेंट्स of air are mixed physically, so it is a mixture। अब यहाँ पे लिखेंगे the components of air are mixed, सिर्फ ये लफ्ज़ चेंज करना हमने, केमिकली, so it is a compound। एक डिफरेंस क्लियर हो गया जी। अब बाकी भी वही डिफरेंस लिखना है हमने, द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर एयर, द कंपोनेंट ऑफ एयर आर सेपरेटेड फिजिकली, इनको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, सो इट इज ए मिक्सचर। The components of water cannot be separated physically, so it is a compound। The components of air retain their properties, इनकी प्रॉपर्टी कायम रहती हैं, so it is a mixture। इसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी रिटेन नहीं रहती। ये देखिए ना, मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। H2 ये गैस है, O2 गैस है और H2O ये लिक्विड है। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रिटेन की हुई। तो जिसमें प्रॉपर्टी रिटेन होगी वो मिक्सचर होगा, जिसमें लूज हो जाएंगे वो कंपाउंड हो। तो 3 डिफरेंस ये हो गए हैं। इसके बाद आई थिंक
कि क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा उसने एयर की जगह सॉफ्ट ड्रिंक लिख दी है। सॉफ्ट ड्रिंक इज ए मिक्सचर और वाटर इज ए कंपाउंड। तो वाटर की तो प्रॉपर्टीज यही लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखी हैं, केमिकली मिक्स्ड, फिक्स्ड रेशो, कैन नॉट बी सेपरेटेड और लूज एयर प्रॉपर्टीज। ये एयर वाली यहाँ लिखेंगे। एयर की जगह क्या लिखेंगे हम? एयर की जगह लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक। द components of soft drink are mixed physically, so it is a mixture. वाटर की वही रहेंगी। The components of soft drink retain their properties, they can be separated physically. जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हैं वही लिखेंगे तो वो सॉफ्ट ड्रिंक की हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 10 ये बेटा एक जैसे ही हैं। Question number 8. Explain why are hydrogen and oxygen considered elements whereas water is a compound. Hydrogen and oxygen ये elements हैं because they are composed of atoms, same atoms. एलिमेंट हाइड्रोजन के तमाम एटम सेम हैं, ऑक्सीजन के तमाम एटम सेम हैं, लेकिन जब वाटर बनता है ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं केमिकली तो वाटर बनेगा। सो वाटर इज़ ए कंपाउंड। इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। हाइड्रोजन इज एलिमेंट, हाइड्रोजन इज एन बिकॉज इट हैज़ ऑल द एटम सेम। फिर आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के या नई लाइन से लिखेंगे ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट्स ऑल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। फिर आगे वाटर की बारी आ जाएगी। वाट इज ए कंपाउंड बिकॉज इट हैज़ मेड by chemical combination of two elements, hydrogen and oxygen. Question number 9. What is the significance of symbol of an element? जब मैंने आपको सिंबल बताया था उस वक्त इसका फ़ायदा भी बताया था। आप फर्ज करें कि 10 स्टूडेंट हैं, मैं आपको कहता हूँ कि 10 एलिमेंट्स के नाम लिखें, टाइम नोट कर लें। आप लिखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और फर्ज करें कि इट टेक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट लगे हैं। अब मैं कहता हूँ आप 10 एलिमेंट के सिंबल लिखें, 10 एलिमेंट के, तो इट विल टेक लेस टाइम। तो पहला बेटा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये टाइम कम लेता है और जगह कम लेता है। फिर दूसरा, इसको याद करना और लिखना आसान है। मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन 10 एलिमेंट के सिंबल सुनाएं, H, C, Cl, CO, N, जल्दी सुना देंगे ना। तो जब पूरा नाम सुनाना पड़ेगा तो फिर उसको याद करना भी, स्पेलिंग याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा काम मुकम्मल हो गया जी। इसके बाद क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो बेटा ये आप खुद कर सकते हैं। आपने 3 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है एलिमेंट, दूसरे में कंपाउंड और तीसरे में मिक्सचर। तो पहला है हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन ये कंपाउंड्स हैं। हीलियम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन H2 2 एटम मिले हुए हैं। CO एंड CO, अब ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CO एंड CO। अब बड़े बाज़ बेटा बड़े लतीफ़े होते हैं, आंसर जब हम चेक करते हैं ना तो बच्चे की जहन भी देखें आप। कहते हैं दीज 2 लेटर्स आर कैपिटल, ये दोनों लेटर कैपिटल हैं। यहाँ लिखता है वो कार्बन इज़ कैपिटल, C की इज़ कैपिटल एंड O इज़ स्मॉल। आइए उसने अपने जहन के मुताबिक लिखा है डिफरेंस, लेकिन हमने जो पूछा है वो केमिस्ट्री के लिहाज से पूछा है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंपाउंड है और ये CO कैपिटल C और स्मॉल O ये कोबाल्ट ये एलिमेंट है। जो बच्चा ये जवाब लिखेगा ना उसको नंबर मिलेंगे। वो जो जवाब पहले मैंने बताया है कैपिटल और स्मॉल वाला, वो तो अननोन बच्चा भी लिख सकते हैं।
हमने देखना है केमिस्ट्री के लिहाज से आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, CO इज ए कंपाउंड, इट्स नेम इज कार्बन मोनोक्साइड, एंड CO इज एन एलिमेंट, इट्स नेम इज कोबाल्ट। अब बाद बच्चों के साथ मेरा ये झगड़ा भी होता है, वो ये लिख देते हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। मैंने कहा इसमें डिफरेंस क्या है सर, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। वो कहते हैं मैं छोटा वो भी ऐसे ही लिखता हूँ, तो उसको भी नंबर नहीं मिलेगा। जब मैं पेपर चेक करके देता हूँ ना बच्चों को, तो वो बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, सर ये उसका सही है तो मेरा गलत है। मैंने कहा देखो लिखा क्या हुआ आपने, वो कहते हैं मैं वो ऐसे ही लिखता हूँ। तो ऐसे ही लिखने से नंबर नहीं मिलते। वाटर एंड मिल्क, वाट इज ए कंपाउंड और मिल्क इज ए मिक्सचर। अब बाद बच्चे यहाँ से भी झगड़ते हैं, मिल्क ये मिक्सचर कैसे है, बताएंगे। मिल्क इज ए मिक्सचर बिकॉज इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। वाटर से हम अलग कर सकते हैं, मक्खन अलग कर सकते हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स वो अलग कर सकते हैं फिजिकली आराम से। गोल्ड एंड ब्रास, गोल्ड इज एलिमेंट, ब्रास इज ए मिक्सचर। बेटा ब्रास को ना आम जबान में पीतल भी कहते हैं। पीतल ये गोल्डन कलर का होता है, ये ताले के अंदर जो लीवर होता है ना वो उसका बना होता है। ये चाबियाँ इसकी बनाई जाती हैं येलो कलर की। और गोल्ड आपने देखा होगा। आयरन, आयरन इज एन एलिमेंट, स्टील इज ए मिक्सचर। ये जो स्टील के बर्तन होते हैं इसमें कोई और चीज़ भी हम मिलाते हैं, निकल वगैरह मिला के, तो फिर इसको स्टील कहते हैं। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बेटा हर क्वांटिटी के लिए किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम बाज़ार में जाते हैं चीनी लेने के लिए और वहाँ जाके खड़े हो जाएं ऐसे, वो दुकानदार पूछे क्या करना है, चुप खड़े हो जाए, क्या लेना है, चीनी लेनी है, कितनी लेनी है कोई पता नहीं। तो जब बेटा हम उसको बताएंगे 2 kg, तो फिर वो हमें देगा। ये 2 किलोग्राम चीनी लेनी है तो 2 जो है ना यूनिट है, नंबर है, और kg उसका यूनिट है। जब हम कपड़ा लेने जाएंगे तो वहाँ मीटर यूज़ करेंगे। ये चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। Question number 13. State the nature and the name of the substance formed by combining the following. जिंक और कॉपर को मिलाने से मिक्सचर बनेगा। ये जो चीज़ बनती है ना वो हमने बताना है कि मिक्सचर के कंपाउंड है। वाटर और शुगर को मिलाने से मिक्सचर बनेगा। एल्युमिनियम और सल्फर को मिलाने से ये कंपाउंड बनेगा, एल्युमिनियम सल्फाइड। आयरन, क्रोमियम, निकल, इसको मिलाने से मिक्सचर बनेगा। ये स्टील है ना ये। तो बेटा यहाँ तक देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक। इसके बाद बाकी इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इसमें तो जो चीज़ें आपने नोट करनी है वो नोट कर लें। आज के लिए ऐसे इतने काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं और आल के ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये लेसन आपको स्वीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से पेश किए जा रहे हैं ताकि आपको फ़ायदा हो और आपका टाइम ज़ाया ना हो। आप लेसन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आल के ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलें। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। बेटा पिछले लेसन में मैंने आपको MCQs करवाए थे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करना है। तो जिन बच्चों ने लेसन तवज्जो से सीखे हैं वो ये क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज कराना जो है ना ये टीचर की ड्यूटी नहीं होती। चैप्टर आपने पढ़ लिया है,
एक्सरसाइज आप खुद करें, जो चीज़ नहीं आती वो पूछें। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है। लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मैंने ये भी आपको कहा था कि जब हमने एक्सरसाइज करनी होती है ना, तो किताब आपके सामने हो, राइटिंग मटेरियल हो, कापी हो, पेंसिल हो। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें जी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है इसकी। मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। फिर इसके बाद फार्मूला मास द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का होता है और मॉलिक्यूल दूसरे कोवलेंट कंपाउंड का होता है। तो ये तो डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेटा उसने किया इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है? तो आप इसमें देखें कि आयनिक कंपाउंड को अलग कर दें, जो बाकी होंगे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे। तो पहला H2O है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आएगा आंसर में। NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये फार्मूला यूनिट है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। पोटाशियम आयोडाइड ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसको भी छोड़ दें। और H2SO4 ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो जवाब में आपने लिखना है H2O एंड H2SO4 हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मैंने लिखा हुआ इधर, H2O एंड H2SO4 हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दूसरे जो हैं NaCl और Ki वो फार्मूला यूनिट रखते हैं। नेक्स्ट बेटा देखें जी, क्वेश्चन 15 है, विच वन हैज़ मोर एटम्स 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो बेटा इसका फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ एटम यानी पार्टिकल का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड एवोगैड्रोस नंबर। अब आपको पता होगा कि मोल कैसे फाइंड करते हैं। इसको आप यूँ लिख लें, मोल का फार्मूला पहले यहाँ लिखें इतने हिस्से में, नॉन मैस मीन कि जितना उसने हमसे पूछा है, और डिवाइडेड बाई मोलर मैस मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23। इस फार्मूले से आप ये हल करके बताएंगे कि किसका आंसर ज़्यादा आएगा। तो नॉन मैस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 10, और एल्यूमिनियम का मोलर मैस है 27। मोलर मैस भी एक मोल में कितना मास होते हैं? एटॉमिक मैस अगर वो एटम है, तो अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाइड 6.02 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23। अब इसके बाद दूसरा क्या है? नंबर ऑफ एटम पार्टिकल इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो दूसरा क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ आयरन। 10 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक मैस है 55 पॉइंट, देखिए कितना है पीरियोडिक टेबल में। जो अगर याद ना हो तो पीरियोडिक टेबल से आप हेल्प ले सकते हैं, और उसके बाद फिर याद कर लें। आयरन का Fe देखें कहाँ पे है, 26 नंबर पे है, 55.84। तो इसको हम 56 लिख सकते हैं, 56। अब बेटा आपके पास एक बहाना होगा कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ
कि आप विदाउट कैलकुलेटर आप आंसर दे सकते हैं। बेटा ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो छोड़ दें आप। अब ये क्या है, रियाजी की ज़बान में इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, ऊपर वाली रकम को न्यूमरेटर, शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये तो पता है ना आपको। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 3/2, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। और अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर ज़्यादा है। डिनोमिनेटर तो आंसर ज़्यादा, ऊपर रकम सेम है, नीचे हमने चेंज कर दी है। इसी को देख लें, 5/2 और 5/6, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2, इसका आंसर आएगा 2.5। यहाँ पे 6 है तो इसका 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये एक रूल बेटा याद रखें, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो तो आंसर कम आएगा, अगर कम हो तो फिर ज़्यादा है। अब ये इसको छोड़ दें आप, इसमें बताएं कि इसका आंसर ज़्यादा होगा 10/27 या 10/56, तो 10/27 का आंसर ज़्यादा होगा। ठीक है, 27 ये छोटा है ना, ये हल करके भी हम चेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा फिर? नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा होंगे? आंसर 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर एटम्स देन 10 ग्राम ऑफ आयरन। आंसर आपका ये है, आपने ये लिख देना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और कैसे आया ये आंसर ये मैंने आपको डिटेल बता दी। फार्मूला आपने नोट कर लेना है, और किसी भी चीज़ के पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर, मैस, ये फाइंड कर सकते। ये 3 चीज़ें हमें बताएगा। नॉन मैस, अगर नॉन मैस नहीं है, हमें वो कहते हैं कि इतने पार्टिकल हैं आयरन में, तो उसका मैस कितना होगा, तो मैस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। अब आई थिंक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मैं इंतज़ार करता हूँ, आपको मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटे, इसमें चेंज क्या आई है? क्वेश्चन यही है, इसमें एल्यूमिनियम की जगह उसने दे दिया वाटर, और आयरन की जगह दे दिया शुगर, और अमाउंट बदल दी है 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। जिन बच्चों को समझ आ गया वो तो ये कर लेंगे, जिनको नहीं आया वो तवज्जो दें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसी को मैं चेंज करूँगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो एटम थे ना, एलिमेंट थे, वहाँ एटमों से पूछे, ये कंपाउंड है। यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, ये बदलेंगे ऑफ, ये बदलेंगे 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम की जगह मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। पार्टिकल बेशक रहने, पार्टिकल जो है ना ये एटम के लिए भी यूज़ होते हैं, आयंस के लिए भी और मॉलिक्यूल के लिए भी। तो फार्मूला बेटा वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब नॉन मैस कितना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9, पहले 10 लिखा था ना। मोलर मैस किसका? वाटर का, क्योंकि वाटर हम पहले फाइंड कर रहे हैं ना। वाटर का मोलर मैस है 18, 9/18 मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर। तो 9/18 को सॉल्व करना आसान है, 1/2 आ रहा है ना, 1/2। अब इधर आ जाएं, शुगर में C12
H22O11 C12 H22O11 इसका पहले हमने मोलर मैस फाइंड करना है। मोलर मैस हमें नहीं याद, फाइंड करना आता है हमें। कार्बन 12 मल्टीप्लाइड 12, एटॉमिक मैस को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें। कार्बन के 12 एटम हैं, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, तो 12 से 12 को मल्टीप्लाई कर दें 144। फिर हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 22 और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड 11। इसको 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखेंगे, करके देख लें। कैलकुलेटर का बगैर भी आप करना सीखें। 6 1 6 7 176 और इनको ऐड कर लें 144 और 22 2 11 13 342 कितना आ गया ये 342 आ गया। शुगर का मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस 340, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/342 मल्टीप्लाइड ये, तो इसको तो भूल जाएं आप। यहाँ हमने किया था 9/18, 1/2 आया था, 2 आया था ना डिनोमिनेटर। यहाँ पे 9/342 है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हो गया। तो इट मीन कि इसके मॉलिक्यूल 9 ग्राम में कम होंगे, उसमें पानी भी ज़्यादा होंगे, इसमें कम हो। असूल मैंने आपको क्या बताया है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन आंसर विल बी लेस, डिनोमिनेटर इज लेस द आंसर विल बी मोर। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो सेम है ना, नीचे भाई रकम को देखें, बगैर हल की आपने जो आप लिख सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि हल करके बताएं, और हल करना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपका कोई दोस्त कोई अंकल पूछ रहे कि बेटा ये कैसे आया है, तो स्टूडेंट पता क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए सर ने हल कर दिया था, हमें क्या पता हो। आपको मैं ये समझा रहा हूँ, आपने ये नहीं जवाब देना कि सर ने ऐसे ही किया था। आपने उसको बताना है कि ये इस तरह जवाब आता है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये रूल है कि किसका जवाब ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को याद रखें। बेटा ये चीज़ें जो ना, जो टीचर चीज़ें बताते हैं, मैं बताऊँ या कोई भी बताए, कुछ चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, और मिलती हैं ये 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट। सेम आंसर है, सेम मेथड है। फार्मूला यूनिट चलो बेटा ये 1 ऊपर आ जाएगा 1 ग्राम, और नीचे क्या आएगा NaCl 58.5 1/58.5 मल्टीप्लाइड ये, और दूसरे का KCl का क्या होता है। बेटा अगर याद नहीं तो याद कर, वो फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं वो याद नहीं था तो मैं छोड़ आया हूँ। KCl का क्या होगा, K का 39 और Cl का 35.5, इसको ऐड कर लें, यानी का 74.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/74.5, यहाँ पे लिखेंगे 1/58.5। तो किस में आयन ज़्यादा होंगे, NaCl में। आंसर ये लिखना आपने, आंसर बेटा ये लिखना है, ये हल करने का मेथड है। पहले का आंसर मैंने लिख दिया 14वें का। 15वें का क्या लिखेंगे, 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, और 17 का आंसर लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ NaCl हैज़ मोर आयंस। ये आंसर है और ये हल करने का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 जो ना ये डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल विद एग्जांपल। होमो मीन सेम, एक जैसे, और हेटेरो मीन डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें तमाम एटम सेम हो,
वो होमोटॉमिक है, और जिनमें डिफरेंट है वो मसले H2 होमोटॉमिक है, CO2 हेटेरोटॉमिक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19। अब मैं आपको 2-4 मिनट दे रहा हूँ ताकि ये इसमें से जो चीज़ें आपने नोट करनी है ना वो नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको ज़रा देख लें, नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक तो बेटा ये फार्मूला नोट कर लें, एक ये आंसर इसका नोट कर लें, 14 का, 15, 17, 16 का खुद आपने लिखना है। ये नोट कर लें जल्दी से। Question number 19. In which one of the following the number of hydrogen atom is more? 2 moles of HCl or 1 mole of NH3? बेटे इसमें आपने याद रखना है कि 1 मोल कंपाउंड में जितने मालिक्यूल होंगे ना उतने ही हर एटम के एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये HCl है ना, HCl में 1 H है तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर। Cl कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻²⁻23। और इसमें देखें 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन atoms in 2 mole of HCl is equal to 2 multiplied एवोगैड्रो नंबर। बेटा ये एक रूल है कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के जितने एटम होंगे ना वो मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर हों। अब इसके बाद नंबर ऑफ hydrogen atoms in 1 mole of NH3। अब ये 3 हमें कुछ बता रहा है कि इसमें इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक बच्चे को भी, दूसरी तीसरी चौथी के बच्चे को भी यह जवाब आ जाएगा। किसका जवाब ज़्यादा होगा, नीचे वाले का, जिससे 3 है ना। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी ग्रेटर इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। आंसर क्या होगा, सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स will be greater in 1 mole of NH3। आपने ये हल कर लिया है, ये आंसर नहीं लिखा तो यू विल बी मार्क 0, क्योंकि से जो सवाल के उसका तो जवाब आपने लिखा ही नहीं। ये तो हल करना उसने नहीं कहा कि हल करके देखो, उसने पूछा कि किस में ज़्यादा होंगे। आप हल किए बगैर भी ये लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप हल कर दें और ये जवाब ना लिखें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए मैंने कुछ फार्मूले आपको दिए थे, ये फार्मूले मैं दोबारा लिख रहा हूँ और 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं, नहीं होंगे तो आई शैल हेल्प यू। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन mass divided by molar mass। अब बेटा नॉन मैस और गिवन सब्सटेंस, वो एलिमेंट भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। इसे मैंने आगे कुछ नहीं लिखा। फिर आगे
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड एवोगैड्रोस नंबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये फार्मूले बेटा पीछे लिखे भी हुए हैं। नंबर ऑफ, अच्छा ये 2 फार्मूले हम यूज़ करेंगे, बाकी अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। ये न्यूमेरिकल फिज़िक्स के हों, केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के हों या कंप्यूटर के हों। अब कुछ बच्चे हैरान होते हैं कि बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं होते। बेटा आपके लेवल तक नहीं होते, अगली क्लासों में न्यूमेरिकल होते हैं। आगे हाई क्लासों में ना बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप हैरान हो रहे होंगे कि सर ने क्या कह दिया जी। न्यूमेरिकल बायोलॉजी में भी है लेकिन हाई क्लासेस में है, 10th तक नहीं होंगे। 10th में अगर हुए तो मेंडल वाले चैप्टर में होंगे, इनहेरिटेंस में। तो 1-2 ये न्यूमेरिकल टोटल है बेटा 10। हम देखते हैं कितने हो सकते हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। न्यूमेरिकल हल करने का पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, डाटा लिखना। फिर डाटा के बाद फार्मूला लिखना, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। और डाटा जो है ना ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करते कि हमें लिखना क्या क्या गिवन है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो पहले तो बेटा केमिस्ट्री में आप नाम लिखें, नेम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फार्मूला लिख लें। इफ़ यू नीड 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many gram of it will you weight? गिवन क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स 5 और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ग्राम्स ऑफ H2SO4 in 5 moles। अब ये था डाटा। अब सॉल्यूशन देखें क्या होगा। सबसे पहले आपने इसका मोलर मैस फाइंड करना होता है। अगर कैलकुलेशन उसकी ज़रूरत नहीं है तभी आप फाइंड कर लें। मोलर मैस H2SO4 अगर तो बेटा आपको याद है तो लिख दें 98, अगर नहीं याद तो इसको कैलकुलेट कर लें। 2 + 32 + 64, 98 आ गया। ये हमने क्या मालूम करना है जी, मैस, रिक्वायर्ड मैस। अब वो फार्मूला देखें जी, नंबर ऑफ मोल्स, वो पहला फार्मूला लगाएं। वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। बेटा अगर आप मेरे पास क्लास में होते तो मैं आपसे ये हल करवाता। अब ये देखें कि इसमें वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5, और नॉन मैस ये हमने फाइंड करना है, इसको एक्स सेलेक्ट कर लें। रिक्वायर्ड ग्राम ऑफ H2SO4 इन 5 मोल, यहाँ पे लिख लें एक्स। चलें एक्स हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई मोलर मैस कितना है 98। बेटा अगर आप रियादी जानते हैं, रियादी में दिलचस्पी है तो ये आसान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्या आ जाएगा
x इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड 5, जो भी आंसर आएगा वो लिख लें। ये क्लियर हो गया जी। दूसरा देखें जी, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आना चाहिए। इज इन सॉल्वेंट वाटर इफ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, नॉन मैस कितने हैं 40 ग्राम। हाउ मैनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आइंस आर प्रेजेंट इन इट, तो इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट आइन आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, ये वाला दूसरा फार्मूला लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट ये न्यूमेरिकल नंबर है टू CaCO3, इसका मोलर मास फाइंड करें 40 + 12 + 48, तो ये आ जाएगा बेटा 48, ये 100 आ जाएगा, ये 100। इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट गिवन मैस 40 ग्राम, और उसमें हमने ये देखना है कि कैल्शियम के और कार्बोनेट के आयन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी आयंस ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ मोल्स, कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे 40, वेट कितना है इसका 40, और एवोगैड्रो नंबर 23, इसको हल कर लेंगे। फिर इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बोनेट CO3 का क्या आएगा 12 जमा यहाँ पे आ जाएगा 60/40 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई ये एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा ये कोशिश करें कल आपके ये न्यूमेरिकल हो जाएं, बाकी मैं आपको कल कर दूंगा और आपने फिर उसके साथ कंपेयर कर लेना है और गलतियां ईमानदारी से निकालनी है, हल करके रखने हैं। जब मैं यहाँ लेक्चर दूंगा तो आपने उसको टिक करना है कि कहाँ पे गलती हुई है और कितना हमारा सही हुआ है। कल ये न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर इसका टेस्ट आपको कल मैं बता दूंगा कि फ़र्स्ट चैप्टर का टेस्ट हमारा किस दिन हो। अब आप इसमें से चीज़ें नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।